नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा अपना आपका अपना आज का सबसे प्यारा और धुआंधार जो टाइटल है, उस टाइटल का नाम है नदी के द्वीप। लिखने वाले विद्वान कौन हैं? अज्ञेय, जिन्हें यहाँ पर आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के नाम से भी कहीं ना कहीं जानते हैं। बेसिकली इस रचना के अंतर्गत यदि आपने 4 शब्दों पर पकड़ बना ली तो मान करके चलिए कि इनके अंदर का कोई सा भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, इतनी उम्मीद करते हैं कि वो प्रश्न आपसे यहाँ पर कविता पर बेस्ड क्वेश्चन एनी हाउ कंडीशन में गलत नहीं होगा। वो 4 शब्दों की जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे या करने वाले हैं, उसमें एक शब्द आपके पास आएगा नदी, नाम में लिखा हुआ है। दूसरा शब्द आएगा द्वीप, नाम में लिखा हुआ है। तीसरा शब्द है आप कहाँ रहते हैं? समाज में। इट मीन्स मैं इन भावी शिक्षकों की बात कर रहा हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, समाज, सोसाइटी, समुदाय का हिस्सा है। हाँ, चौथा शब्द जो है अपने को इसमें यहाँ पर चाहिए कि क्या आप एक व्यक्ति हैं, तो आंसर इसमें आएगा हाँ। तो यदि ये 4 शब्द हमारी ग्रीफ में अगर आ गए तो ये मान करके चलिए कि नदी के द्वीप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट आप अपने पास यहाँ पर बढ़िया तरीके से रख पाओगे। बाकी जो इसमें यहाँ पर जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे साहब से रिलेटेड जो कुछ बातें होगी उनको अपन यहाँ पर और देख लेंगे, है ना। तो हमको मैंने जैसे यहाँ पर अगर अपन इस पिक्चर को देखें तो ये जो आपके पास नदी दिखाई दे रही है आप लोगों को, इसके मध्य यहाँ पर एक द्वीप दिखाई दे रहा है, टापू। और ये जो टापू दिखाई दे रहा है उसी की बात कर रहा है यहाँ पर द्वीप की। एक आपने अगर आपको याद हो तो एक द्वीप जो है वो आपके पास इस रूप में भी आता है, छोटी ई की मात्रा के साथ। पर अपने को इसमें यहाँ पर याद रखना है कि ये वाला द्वीप जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये है, और ये वाला द्वीप क्या है, तो जिसके आप यहाँ पर कंडीशन हाईलाइट करते हैं हाथी या एलिफेंट के रूप में, वो ये शब्द है। तो जैसे यहाँ पर अपन ने इसमें ये पॉइंट देखा, दूसरा अगर अपन इसमें इमेज देखें तो दूसरे इमेज के अंदर भी ये हमारे पास नदी है और इस नदी के आसपास यहाँ पर बीच बीच में जो है वो कहीं ना कहीं टापू दिखाई दे रहे हैं। बस इसी को कि नदी को, टापू को, समाज को, व्यक्ति को, समाज का नदी से क्या रिलेशन, नदी का द्वीप से क्या रिलेशन, समाज का व्यक्ति से क्या रिलेशन, व्यक्ति का समाज से क्या रिलेशन। यदि ये बातें आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के तौर पर समझ में आती है तो ये मान करके चलिए कि आपने आपके पाठ को बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं आत्मसात कर लिया है। इस बात की तरफ हम इसमें यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। चलते हैं यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है कि जिस सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की आप बात करते हो उन्हें आप आगे कहते हो। इनका जन्म हुआ कुशीनगर में। अब बेसिकली ये जो कुशीनगर हैं ये इनका आधुनिक नाम है। कुशीनगर जो है वो आधुनिक नाम है। इनका जो कुशीनगर का जो पुराना नाम क्या है, तो वो आंसर है आपके पास कसया। कुशीनगर का पुराना नाम कसया है। तो यदि एग्जामिनर आपको कसया पूछ ले, कुशीनगर पूछ ले, तो आपको कहीं ना कहीं याद होना चाहिए कि हाँ ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे से रिलेटेड हैं। कुशीनगर कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश में। बचपन इनका लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता, है ना। जन्म तो होता है कसया कुशीनगर में, लेकिन इनका जो बचपन है वो लखनऊ है, श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर जम्मू में बीतता है। मूल नाम क्या है? तो आंसर आए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है इनका मूल नाम है। उसी प्रकार से एक आपको मूल नाम से रिलेटेड यहाँ पर मैं प्रश्न दे देता हूँ। क्या आप अगर खिलाड़ी हैं संधि के तो आप मुझे बताएंगे कि सच्चिदानंद शब्द में कितनी संधियां हो सकती हैं, और प्लस कौन कौन सी संधि का यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है, और इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख करके आप देंगे कि सच्चिदानंद शब्द में कितनी संधियां हैं। हाँ, यस महेश, इस प्रकार के प्रश्न भी आने लग गए हैं। अभी आप लोगों को इसमें यहाँ पर पता ही नहीं है। जब अगर अपन देखते हैं तो टीचर के माइंड भी आपसे कहीं ना कहीं एक कदम आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे की तरफ आता है, उन्होंने आगे नाम से रचनाएं की। क्या वास्तव में उन्होंने आगे नाम से रचनाएं की या इसके पीछे और कोई कहानी है?
तो इसके पीछे यहाँ पर कहानी देखेंगे तो आगे उपनाम के पीछे एक रोचक कथा है। वो रोचक कथा क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। रोचक कथा जो है वो क्या है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पता होगा। बेसिकली ये जो अज्ञेय शब्द है, इस अज्ञेय शब्द का मतलब होता है अज्ञात। अज्ञेय शब्द का मीनिंग होता है वो है यहाँ पर क्या, तो आंसर आया अज्ञात। अब जब अगर हम इनसे रिलेटेड अगर बात करते हैं तो बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने उस समय जब अपनी रचनाएं लिखी, तो अब यहाँ पर जब रचना लिख रहे थे तब उस समय ये दिल्ली की जेल में थे। बोले ठीक है, दिल्ली के जेल में थे तो दिल्ली के जेल में इन्होंने 7.5 कहानियाँ लिखी। कितनी? 7.5 कहानियाँ लिखी। इस 7.5 कहानियों को किसी प्रकार से इन्होंने बाहर पहुँचाया, और बाहर किसके पास पहुँची, तो आंसर आया कि जैनेंद्र कुमार के पास। अब जैनेंद्र कुमार के पास इसलिए पहुँची कि इनको उसमें वहाँ पर छापा जाए। बिल्कुल बोले सही बात है। अब जैनेंद्र कुमार के पास जब पहुंची तो जैनेंद्र कुमार ने इनकी 7.5 कहानियों को किसके पास पहुंचा दिया? प्रेमचंद के पास। जब प्रेमचंद के पास पहुंचा दिया तो इन 7.5 कहानियों में से 2 कहानियों का चयन कर लिया। बोले ठीक है, इनको अपन यहाँ पर छापते हैं। बोले ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि छापते हैं तो नाम क्या, तो आंसर ये आया कि ये आदमी जब अगर जेल में हैं तो इनके नाम से रचना जो है वो अपन यहाँ पर नहीं छाप सकते कि बाहर कैसी आई। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर सोचा कि एक काम करते हैं, इसको अपन अज्ञात के नाम से छापते हैं। और यही अज्ञात वाला जो शब्द है बाद में जिस रूप में इंटरप्रेट होता हुआ दिखाई दिया अज्ञेय, और इसीलिए जो है इनका अज्ञेय नाम पड़ता हुआ दिखाई देता है ना। तो आप इसमें यहाँ पर इस प्रकार से अगर देखें कि वास्तव में, और कहते हैं कि शुरू में जब अज्ञेय नाम से इनकी यहाँ पर रचनाओं को, कविताओं को, जब कहानियों को छापने लगे तो इनको थोड़ा सा बुरा भी लगा कि यार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के नाम से छपना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने ये नाम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। बोले ठीक है, उपनाम अगर चल रहा है तो कोई बात इसमें यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ चलें तो अगला पॉइंट अपने पास आता है, प्रारंभिक शिक्षा इनकी अंग्रेजी और संस्कृत में होती। देखिए आप, प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में, नाम कमाया हिंदी साहित्य की दुनिया में। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी, आरंभ में वो विज्ञान के विद्यार्थी थे। अब यहाँ पर शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में, हिंदी उन्होंने बाद में सीखना और विज्ञान का विद्यार्थी होना। बीएससी करने के बाद उन्होंने फिर ऊपर से और एमए जब किया तो इंग्लिश लिटरेचर में किया। अब सोचिए कि उसके बाद जो है व्यक्तित्व अगर यहाँ आता हुआ दिखाई दे और इतना अपना जबरदस्त तरीके से नाम धाम कमा ले, तो कोई असाधारण व्यक्तित्व तो ये है नहीं। क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा और वे 4 वर्ष जेल में रहे तथा 2 वर्ष इन्हें नजरबंद करके भी रखा गया। 4 वर्ष जेल में रहे पर वहां पर भी लिखने का काम जो करते रहे। अब फिर 2 वर्ष इन्हें नजरबंद रखा गया। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर प्रोफेसर भी का भी काम किया है और जोधपुर विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं ये प्रोफेसर भी रहे हैं, है ना। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ चलते हैं तो आगे कि वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक पत्र, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिनमान के संस्थापक संपादक थे। आपको याद रखना है, कुछ दिनों तक उन्होंने नव भारत टाइम्स में, ये भी याद रखना है, का भी संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और नया प्रतीक, सैनिक, विशाल भारत, इसके साथ साथ में प्रतीक और नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं में भी संपादन का काम किया, है ना। एक तो नाम दिनमान, नव भारत टाइम्स, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और नया प्रतीक में आदि में साहित्यिक पत्रिकाओं में संपादन का कार्य इन्होंने किया। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात किया। ये बेसिकली अपने लिए यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है कवि परिचय के संदर्भ में। यदि मैं अगर आपसे यहाँ पर पूछूं कि सप्तक परंपरा के अंतर्गत कितने कवियों को लिया जाता है, तब मुझे यहाँ पर लगता है कि शायद आप इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके देंगे कि सप्तक परंपरा में कितने कवि आमतौर पर आते हैं, है ना। करते हुए उन्हें तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। अब देखना, ये प्रथम सप्तक नहीं है, ये तार सप्तक है। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। एक बार किसी कंपटीशन एग्जाम में नेशनल लेवल में यही वहाँ हाईलाइट हुआ
कि निम्नलिखित में से यहाँ पर आगे के द्वारा जो संपादित सप्तक में कौन नहीं है या कौन है उसमें, तब वहाँ पर ये कौन नहीं है कौन है दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तब उन्होंने वहाँ पर कहा कि प्रथम सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और तार सप्तक। तो लोगों के प्रथम, प्रथम के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो नाम चालू होते हैं वो तार सप्तक से, फिर यहाँ पर दूसरा सप्तक, पहले वाले को प्रथम सप्तक नहीं है, तार सप्तक, उसके बाद में दूसरा सप्तक, उसके बाद में आपके पास तीसरा सप्तक। अब यहाँ पर आपके पास 7 लोगों के नाम हैं। सप्तक इट मीन्स यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 लोगों के नाम हैं और यहाँ पर 7 लोगों के नाम हैं। उम्मीद करूँगा कि आप तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले 7 जो महान व्यक्तित्व हैं उन महान व्यक्तित्व के नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके देंगे कि हाँ सप्तक परंपरा में जो तार सप्तक है उसमें इन 7 लोगों के नाम हैं। मैं दूसरा सप्तक, तीसरे सप्तक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इनको यहाँ पर इनके सन याद करेंगे, इनके सन याद करेंगे कि कौन तार सप्तक कब, दूसरा सप्तक कब, तीसरा सप्तक कब, और इनके मध्य एक रीजनिंग चलती है। उस रीजनिंग को अगर आप देखोगे तो उस रीजनिंग में 8 का बड़ा रोल है। मतलब सन आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। यदि पहले का सन अगर आपको याद है और उस पहले के सन में यदि आप यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो दूसरा निकल आएगा, दूसरा सप्तक का उत्तर आ जाएगा। उसी में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो आपके पास तीसरा सप्तक का आंसर आता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि यदि तार सप्तक हमारे पास, तार सप्तक जो है 1943 में अगर निकला, दूसरे का अगर आपको यहाँ पर सन का आंसर निकालना है तो दूसरे का सन का जो आंसर है वो आपके पास इसमें यहाँ से इस प्रकार से निकलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इट मीन्स आप उसमें 8 जोड़ करके 1951 बना लोगे, दूसरे का मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप तीसरे सप्तक का भी आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि तार सप्तक परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो 7 जो महान व्यक्तित्व हैं उन 7 महान व्यक्तित्व के नाम आप मुझे लिख करके जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, इतनी उम्मीद है। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास है यहाँ पर। अब इनकी कुछ रचनाओं की बात करें, बहुत रचनाएं हैं, है ना, पर कुछ यहाँ पर फेमस में पहले उपन्यासों के नाम, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास, है ना, अपने अपने अजनबी उपन्यास, अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत, त्रिशंकु, आत्मनेपद, निबंध, विपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह प्रमुख रचनाएं कहीं ना कहीं हैं इसमें। फिर यहाँ पर अगर पुरस्कार की बात करते हैं तो पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इन्हें 1964 में। किस बात के लिए? आंगन के पार द्वार। तो ये यहाँ पर एक क्वालिटी वाला इसमें प्रश्न आता है कि आंगन के पार द्वार पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो उत्तर आएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? तो उत्तर जाएगा इसमें 1964। भारत भारती सम्मान भी इन्हें मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 1978 में। ये किस रचना के लिए? तो ये मिला है आपके पास यहाँ पर कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ, कितनी नावों में कितनी बार, ये जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है पॉइंट आपको कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर याद रखेंगे, ये याद रह जाएंगे। फिर आगे इसमें कुछ काव्य कृतियों की अगर अपन बात करें तो भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, ये रचना भी कई बार कई सारी एग्जाम में यहाँ पर आई है। हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। फिर आगे की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा। एक पॉइंट अपने पास ही आता है कि इनकी जो संपूर्ण कविताएं हैं, इन संपूर्ण कविताओं का संकलन किस नाम से किया गया है, तो उत्तर आता है कि सदा नीरा नाम से जो है कहीं ना कहीं इसका कलेक्शन है इसमें, है ना। फिर चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। इसमें अब बात आती है मेन नदी का द्वीप वाला पॉइंट, जहाँ मैंने कहा कि नदी याद रहे, द्वीप याद रहे, समाज याद रहे और इसके साथ साथ में आपको व्यक्ति याद रहे, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से बन जाएगा, प्रश्न इसमें गलत नहीं होगा।
नदी के द्वीप में आगे जी ने प्रतीकात्मक शैली में, अपने को अगला पॉइंट यही याद रखना है कि नदी के द्वीप में जिस माध्यम में, जिस स्टाइल में अपनी बात बताने का प्रयास करते हैं वो शैली कौन सी है? तो आंसर है प्रतीकात्मक शैली, प्रतीकों के रूप में शैली प्रतिपादित किया है कि व्यक्ति की स्थिति समाज में एक द्वीप की भांति है ना। अब यहाँ पर व्यक्ति की स्थिति समाज में एक द्वीप की भांति है, तो द्वीप बराबर कौन? आंसर आता है व्यक्ति। और समाज बराबर कौन? तो आंसर अपने पास है यहाँ पर नदी। अब अगर आपको इसमें देखें तो विलोम शब्द अगर याद है तो व्यक्ति का विलोम समाज होता है। इसी व्यक्ति शब्द से जो बनता है वो शब्द है आपके पास व्यष्टि, और इसी समाज शब्द से जो बनता है वो है समष्टि। तो यहाँ पर आपको प्रश्न इस स्टाइल में आता हुआ दिखाई देगा कि द्वीप किसका प्रतीक है? तो आंसर आएगा इसमें यहाँ पर व्यष्टि चेतना का। व्यष्टि क्या है? एक व्यक्ति है। इसका अंग्रेजी अगर अपन देखेंगे तो ये माइक्रो है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर अपने को पूछते हैं कि नदी किसका प्रतीक है तो अपन ये कहेंगे इसमें कि समष्टि चेतना का प्रतीक है। समष्टि का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर समाज का जो अगला रूप अगर अपन बनाते हैं इसमें तो वो समाज बनता है। समष्टि का समाज और समाज का समष्टि। अभी समष्टि वाला पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर कहते हैं मैक्रो, ठीक है, का अंग है वही नदी समष्टि चेतना का प्रतीक है। ये प्रश्न आ गया। नदी बड़ा है, समाज बड़ा है, समष्टि बड़ा है, तो इसलिए नदी का कनेक्शन समाज समष्टि से और द्वीप का कनेक्शन किससे? व्यक्ति व्यष्टि से। जबकि द्वीप किसका प्रतीक है? व्यष्टि चेतना का। ये यहाँ के क्वालिटी वाले प्रश्न हैं। एनी हाउ कंडीशन में आप इनसे चूक न जाएं या आपसे जो है ये रहे न जाएं, आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है ना। फिर यहाँ से आगे चलें। इस द्वीप का जन्म नदी में हुआ, तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जन्म समाज में हुआ, द्वीप का जन्म नदी में हुआ, किंतु वह नदी की धारा से अलग है। नदी की धारा से अलग है। फिर अगला पॉइंट आपको जिस पर यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा वो धारा वाले पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धारा वाला जो पॉइंट है वो आम तौर पर ही इसमें यहाँ पर द्वीप कहता है कि मैं धारा नहीं बनना चाहता, क्योंकि यदि मैं धारा बन गया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, है ना। किंतु वह नदी की धारा से अलग है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ चलें तो बात आती है कविता की। इस कविता को अपन यहाँ पर देख लें। सरल, सहज और प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई कविता है और कविता के अंदर आने वाले सारे शब्दों की समझ पकड़ आपको कहीं ना कहीं इसमें है। यहाँ पर आया हम नदी के द्वीप हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। इट मीन्स यहाँ पर वो कहते हैं हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। इट मीन्स यहाँ पर उनका ये कहना है कि नदी ही हमें आकार देती है। हम तो नदी के द्वीप हैं, हम तो नदी के बच्चे हैं, वही हमें आकार दे रही है। हमारे कोण मतलब हम किस कोण में बनेंगे? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री। हमारे कोण हमारी गलियां, हमारे कोण हमारी गलियां, अंतरीप उभार से कतकुल आदि सभी को तो आकार देने का काम कौन कर रहा है? तो आंसर आता है कि ये तो सब नदी के ऊपर निर्भर है। सब गोलाइयाँ उसकी ही गढ़ी है। जिस भी स्टाइल में हम जहाँ भी जैसे गढ़े गए हैं, हम यहाँ पर एक टापू के रूप में, यदि अगर आप द्वीप इट मीन्स टापू के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसी के गढ़े हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। इट मीन्स यहाँ पर इसमें अगर आ जाए तो नदी को किसका दर्जा दिया गया है, तो आप ये उत्तर कहोगे कि नदी को यहाँ पर माँ का दर्जा दिया गया है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। फिर आगे, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। ये बिल्कुल यहाँ का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कविता के अंदर से। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। और धारा हम यहाँ उनका ये कहना है कि धारा अगर बन गए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। स्थिर समर्पण है हमारा, हम स्थिर हैं। हम एक जगह रहता है टापू के रूप में। लक्षद्वीप आज एक टापू के रूप में आपको दिखता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक टापू के रूप में आपको दिखता है। दमन द्वीप आपको एक टापू के रूप में दिखता है। सदा हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत वाहिनी के, स्रोत स्विनी के। इसका मतलब है कि हम नदी के सदा से ही द्वीप हैं और हमारी वो माँ है तो हम उनके द्वीप हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होता है, रेत होना है, और रेत अगर हो गया तो रेत फिर जो है वो बिखर जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि हम इसके साथ अगर बह गए तो हम रेत बन जाएंगे, और अगर रेत बन गए तो रेत बिखर जाएगी
और हमें बिखरना नहीं है। ये अगला कॉन्सेप्ट अपने को यहां से पकड़ना है। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, और रहेंगे इसलिए नहीं क्योंकि टापू अगर बह गया तो नदी इतनी खतरनाक होती है कि इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके इनका सबको जो है वो यहां पर अस्तित्व विहीन कर देंगे, जबकि ये कहते हैं कि हम तो स्थिर रहना चाहते हैं, है ना। फिर आगे यहां से चलें तो आगे पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा डहेंगे, सहेंगे बह जाएंगे। पैर उखड़ जाएंगे हमारे, प्लवन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी यह धार बन सकते हैं, कभी यह धार बन सकते हैं। तो आंसर आएगा नहीं, रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि सलील इट मीन्स यहाँ पर नदी, और इनको हम गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। फिर आगे इसमें यहाँ पर द्वीप हैं हम, यह नहीं है साप, मतलब ये कोई बहुत बड़ा श्राप नहीं है, है ना। यह अपनी नियति है, ये तो हमारी नियति है कि हम द्वीप बने। मतलब देखो क्या शानदार बात कही उन्होंने, कहा कि हम जो द्वीप बने हैं ये श्राप नहीं है। अगला प्रश्न आपके पास यही है कि ये हमारी नियति में लिखा हुआ था इसलिए हम हैं। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में, हम नदी की गोद में जो है बैठे हुए हैं। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती हैं, और वो भूखंड अपना पीतर है। अब पीतर यहाँ पर क्या है, तो आंसर आता है इसमें कि पीतर इट मीन्स यहाँ पर पिता। तो अगला क्वालिटी वाला आपके पास यहाँ पर प्रश्न है कि भूखंड को क्या कहा गया है, तो आंसर आएगा कि इसमें यहाँ पर पिता कहा गया है ना। भूखंड को क्या कहा गया है, तो उत्तर जाएगा कि इसे पिता कहा गया है। ये अपने को इसमें याद रखना है। फिर आगे, नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से, इट मीन्स यहाँ पर प्रसन्न होने से, तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेराचार से या अतिचार से, मतलब हमारे पर यदि किसी का अतिचार हो जाता है तो भी जो है वो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व तो बना करके रखते हैं। थोड़े समय के लिए हम आगे पीछे होंगे, लेकिन जैसे ही पानी कम होगा फिर हमारा अस्तित्व यहाँ पर बन जाएगा। फिर आगे, तुम बड़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, तुम बड़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोत स्विनी ही कर्मनाश कीर्ति नाशा घोर। कर्मनाश कीर्ति नाश यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर नाश होने से लगाया गया है। काल प्रवाहिनी बन जाए, बाई चांस यहाँ पर नदी के बारे में कि यदि वो कर्मनाश बन जाए, कीर्तिनाश बन जाए, है ना, काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर फिर छिनेंगे हम, जमेंगे हम कहीं फिर पैर टिकेंगे, और हम द्वीप के रूप में दिखाई देंगे। कहीं फिर भी खड़ा होगा नया व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर संस्कार तुम देना। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर पूरी की पूरी कविता पाठ जो है वो बड़ी शानदार वाली स्टाइल में कहीं ना कहीं यहाँ आपके पास आता हुआ दिखाई देता है। चलते हैं यहाँ से, पहला प्रश्न आपके पास प्रश्नों की कड़ी में, आगे का पूरा नाम क्या था। ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रामधारी सिंह दिनकर, और डी महादेवी वर्मा। ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रामधारी सिंह दिनकर, और डी महादेवी वर्मा। बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, है ना। आगे तो उनका नाम अज्ञात से बाद में पड़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न, आगे का नामकरण का क्या कारण था। बाकायदा मैंने इसके लिए एक रोचक कथा आपको बताई है। यह उनके माता पिता का दिया हुआ नाम था? नहीं, वे अपना असली नाम छिपाना चाहते थे। दिल्ली जेल से भेजी गई कहानियों के लेखक का नाम छिपाने हेतु, बिल्कुल, जब इन्होंने 7.5 कहानियाँ लिख करके जैनेंद्र के पास छपवाने के लिए भेजी तो जैनेंद्र ने इस कहानियों को प्रेमचंद की तरफ रवाना कर दिया। प्रेमचंद ने उसमें से 2 कहानियों को छापने के लिए वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ा दिया। तब उसमें यहाँ पर एक नाम, तो उन्होंने कहा कि बंदा तो जेल में है, बोले अज्ञात नाम से छापते हैं, और अज्ञात को आगे लिख करके रचनाएं छप गई। उन्होंने स्वयं यह नाम चुना था? आंसर है यहाँ पर नहीं। उत्तर क्या जाएगा, दिल्ली जेल से भेजी गई कहानियों के लेखक का नाम छिपाने हेतु, है ना। फिर अगला प्रश्न, आगे का जन्म कहाँ हुआ था। ए लखनऊ में, बी कुशीनगर में, सी वाराणसी, डी श्रीनगर में। बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर है क्या, तो आंसर आया कसाई, है ना। कसाई कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। फिर यहाँ से आगे की तरफ अगर बढ़ें
तो अगला पॉइंट अपने पास उत्तर क्या गया है इसमें, बिल्कुल सही जवाब, कसाई कुशीनगर में इसका यहाँ पर जन्म है। फिर तो चौथा प्रश्न अपने पास यहाँ पर था क्या आगे की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई, तो इसका उत्तर था अपने पास क्या, अंग्रेजी और संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आगे ने किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी जोधपुर विश्वविद्यालय, सी लखनऊ विश्वविद्यालय और डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जी बिल्कुल, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है कि इन्होंने कुछ समय तक जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। बिल्कुल जगदीश आदि लोगों का इसमें आंसर यहाँ पर सही है। अगला पॉइंट, दीनमान पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? ए प्रेमचंद, बी अगेय, सी फणीश्वर नाथ रेणु और डी रामविलास शर्मा। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या जाएगा, यह है अपने पास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम यहाँ पर अज्ञात या अगेय के नाम से जानते हैं। ये दीनमान पत्रिका के संस्थापक संपादक यहाँ पर थे, है ना। बिल्कुल सही जवाब उत्तर है बी। अगला पॉइंट, दीनमान पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे, है ना। तो प्रश्न अपने पास यहाँ पर क्या है, इसका उत्तर ये है इसमें अगेय। अच्छा, ये प्रश्न जो है वो 2 बार वापस रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 7, अगेय द्वारा संपादित सप्तक संग्रहों में कितने कवियों की कविताएं संकलित है? क्वेश्चन ऐसा है, 7 नंबर का क्वेश्चन, अगेय द्वारा संपादित सप्तक संग्रह में कितने कवियों की कविताएं संकलित है? तो सप्तक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, सप्तक का मतलब होता है 7। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर क्या जाएगा, न 5 न 8 न 10। उम्मीद करता हूँ कि जो तार सप्तक है उस तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों के नाम मुझे आप यहाँ पर बताएंगे। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके जो है बताएंगे कि इसमें कौन कौन जो है तार सप्तक में जो सप्तक कवि हैं वो कौन कौन हैं इसमें, है ना। तो उत्तर इसका क्या गया, बी। फिर अगला, आगे का कौन सा उपन्यास आत्मकथात्मक माना जाता है? ए नदी की दी, बी शेखर एक जीवनी, बी अपने अपने अजनबी, सी कितनी नावों में कितनी बार। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या है, शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, एक बूंद सहसा उछली किस विधा से संबंधित हैं? क्या ये उपन्यास हैं, बी यात्रा वृत्तांत हैं, सी कविता संग्रह हैं या डी आत्मकथा हैं? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या है, यह एक यात्रा वृत्तांत है ना। फिर अगला, आगे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, आपको अच्छे से इसमें याद रखना है। कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रोंदे हुए ए, या फिर डी है आपके पास शरणार्थी। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर होगा कितनी नावों में कितनी बार, है ना। इसका आंसर क्या जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट पॉइंट, सदा नीरा क्या है? ए आगे का कविता संग्रह, बी एक उपन्यास, सी एक नाटक और डी एक पत्रिका। बिल्कुल सही जवाब, सदा नीरा में यहाँ पर क्या है कि इनकी जो काव्य हैं, कविताएं हैं, इनको सदा नीरा में यहाँ पर नाम से जो है प्रकाशित किया गया है और सदा नीरा को 2 खंडों में रखा गया है। इसका उत्तर है अपने पास ए। अगला पॉइंट, आगे की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? ए भग्नदूत, बी गबन, सी मैला आंचल और डी रश्मिरथी। बिल्कुल सही जवाब, इसमें यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसका उत्तर क्या है, इसमें भग्नदूत यहाँ पर आंसर जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है 12 का आंसर ए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13, आगे का संबंध किस साहित्यिक आंदोलन से था? ए ये छायावाद से संबंधित है, ये प्रगतिवाद से संबंधित हैं, ये प्रयोगवाद से संबंधित हैं, या फिर ये नई कविता से संबंधित हैं? क्या होगा उत्तर? बिल्कुल सही जवाब, इनका उत्तर है कि ये प्रयोगवाद से संबंधित हैं। तो आंसर यहाँ पर गया वो है इसमें सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? ए आंगन के पार द्वार, बी नदी के द्वीप, सी जयदोल और डी त्रिशंकु। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है कि आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। दोनों ही याद रखना है, कितनी नावों में कितनी बार और आंगन के पार द्वार साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों जो है वो दोनों रचनाओं के लिए आप अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न अपने को मिल सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, आगे ने आलोचना संबंधी किस रचना की है? ए आत्मनेपद, बी अपने अपने अजनबी, सी विपथगा और डी परंपरा।
बिल्कुल इसका उत्तर जाएगा कि इसमें यहाँ पर आंसर क्या है, आत्मनेपद के लिए, तो आंसर है इसमें यहाँ पर ए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 16, आगे की कविता नदी के द्वीप में नदी का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है। अब ये है यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी वाला प्रश्न, नदी के द्वीप में नदी का क्या प्रतीक है। तो आंसर आए कि स्वतंत्रता नहीं, समष्टि चेतना, भौतिक जीवन, मानसिक शांति। मैंने आपको स्पष्ट हाईलाइट करा दिया है कि नदी को आप याद रखना समाज से, कि जिस प्रकार समाज होता है उसी प्रकार नदी भी होती है। समाज का ही मतलब होता है समष्टि, समष्टि को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो, तो समष्टि चेतना का प्रतीक है कौन। आंसर आता है अपने पास यहाँ पर बी, तो उत्तर जाएगा इसमें यहाँ पर क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द्वीप किसका प्रतीक है। ए समाज का, बी प्रकृति का, सी व्यष्टि चेतना का, डी जल का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नदी के द्वीप रचना के संदर्भ में द्वीप किसका प्रतीक है। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या जाएगा, इसका आंसर है व्यष्टि चेतना, अपने को यहाँ पर आंसर देना है सी। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति के अनुसार धारा बनने का क्या अर्थ है। ए अपनी सत्ता को समाप्त कर देना, बी समाज में क्रांति लाना, सी जल में बह जाना, डी द्वीप का निर्माण करना। तो यहाँ बिल्कुल रमेश आदि लोगों का इसमें जो है वो उत्तर है वो यही है इसमें कि अपनी सत्ता को समाप्त कर देना, उनका ये कहना है। कवि के अनुसार धारा बनने का क्या अर्थ है, तो अपनी सत्ता को समाप्त कर देने से मीनिंग लिया गया है, तो उत्तर जाएगा यहाँ पर ए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, द्वीप और धारा में बहुत क्वालिटी वाला प्रश्न, ये एक बार जो है यहाँ पर हाईलाइट हुआ है किसी नेशनल टाइप के एग्जाम में। द्वीप और धारा में क्या अंतर बताया गया है। ए धारा गतिशील होती है जबकि द्वीप स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है। धारा का अस्तित्व नदी से अलग होता है जबकि द्वीप का नहीं, बिल्कुल सही बात है। द्वीप अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है जबकि धारा पूरी तरह नदी का अंग होती है, बिल्कुल सही। तो फिर क्या उत्तर जाएगा, फिर उत्तर जाएगा ऐसी कड़ी में अपने पास वो है उपर्युक्त सभी, है ना। आंसर इसमें जो है अच्छा प्रश्न है, याद रखना, इसका उत्तर जाएगा वो है इसमें यहाँ पर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट 20, कवि के अनुसार द्वीप का क्या महत्व है। ए वह समाज से पूरी तरह कट जाता है, बी वह समाज का अंग होते हुए भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, याद कर लेना। उसी प्रकार से यहाँ पर यह है कि व्यक्ति भी जो है वो समाज का अंग है लेकिन फिर भी उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, ठीक। वह नदी का प्रवाह रोक देता है, वह जल को दूषित कर देता है, तो आंसर आता है कि वह समाज का अंग होते हुए भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। ये इसका आंसर यहाँ पर जाएगा। उत्तर है अपने पास क्या, तो उत्तर है इसमें यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, द्वीप अपने बारे में क्या कहता है। उसे नदी छोड़कर बह जाए तो अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं कहता। वह नदी में रहते हुए भी स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, नदी ने उसे कोई आकार नहीं दिया है। और डी वह नदी से अलग होकर भी जीवित रह सकता है, बिल्कुल सही जवाब इसमें। यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो है कि वह नदी में रहते हुए भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। तो कवि इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति समाज में रहते हुए भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इस बात को जो है अपने को यहाँ से इस लिंक को पकड़ना है ना। मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक से बढ़कर के एक शानदार वाले प्रश्न हैं, बाकायदा आपको इसमें मज़ा आया होगा इस प्रकार के प्रश्नों में। उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट जो है वो आपके स्टेटस पर जाएगा, क्योंकि इससे आपका स्टेटस भी ऊंचा होगा कि हम भी सही लोगों को सुन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कवि ने नदी और द्वीप के बीच कौन सा संबंध स्थापित किया है। ए माता और पुत्र का, बी गुरु और शिष्य का, सी राजा और प्रजा का, डी मित्रता का। तो आपने स्पष्ट वहां पर देखा है कि नदी और द्वीप के बीच कौन सा संबंध, तो नदी को जो है वो माता बताया गया है ना, और द्वीप को उसमें वहां पर पुत्र बताया गया है। बिल्कुल प्रवीण और आदि लोगों का इसमें यहाँ पर तन्मय आदि लोगों का आंसर इसमें सही है कि माता और पुत्र का इसमें यहाँ पर संबंध है, तो उत्तर जाएगा इसमें क्या, आंसर है ए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट 23, द्वीप के निर्माण में किसका योगदान होता है। ए वायु और सूर्य का, बी
वायु और सूर्य, बी नदी की धारा, बालू मिट्टी पत्थर, सी पेड़ पौधे और जीव जंतु, और डी जो है वो केवल जल। बाकायदा स्पष्ट रूप से वहाँ पर कहा है कि द्वीप कैसे बनेगा, तो उसके लिए नदी की धारा भी चाहिए, है ना, क्योंकि तभी तो वो रेत और ये सब सारी चीज़ें इकट्ठी होगी, बालू मिट्टी पत्थर सब चाहिए, तभी तो जाकर के टापू उभरेगा, और वही टापू बाद में क्या कहलाएगा, तो उत्तर आता है कि आपके पास यहाँ पर द्वीप कहलाएगा। तो इसका आंसर है बी। फिर अगला 24, कवि के अनुसार व्यक्ति और समाज का संबंध किस प्रकार का है। बहुत प्यारा प्रश्न, अच्छी क्वालिटी वाली एग्जाम में आया प्रश्न। कवि के अनुसार व्यक्ति और समाज का संबंध किस प्रकार का है। व्यक्ति समाज के बिना स्वतंत्र रूप से रह सकता है, समाज व्यक्ति का निर्माण करता है, परंतु व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है। व्यक्ति को समाज में पूरी तरह विलीन हो जाना चाहिए, समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। तो सी और डी तो है नहीं, है ना, तो बिल्कुल इसमें यहाँ पर आप लोगों का उत्तर सही है कि समाज व्यक्ति का निर्माण करता है, परंतु व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर क्या गया इसमें यहाँ पर भी। अगला 25, नदी के द्वीप कविता में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना इसमें। ए वर्णात्मक, बी प्रतीकात्मक, सी अलंकारिक और डी व्यंग्यात्मक। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या होगा, ये है आपके पास कि प्रतीकात्मक का उपयोग किया गया है ना। और प्रतीक की अगर अपन बात करें तो एक तरफ नदी द्वीप, दूसरी तरफ आपका पास समाज और व्यक्ति के रूप में, तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को प्रतीक के रूप में आगे की तरफ इन्होंने बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता का, इट मीन्स नदी का द्वीप, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। ए व्यक्ति को समाज में पूरी तरह विलीन हो जाना चाहिए, नहीं। व्यक्ति को समाज में पूरी तरह अलग रहना चाहिए, नहीं। व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए समाज का अंग बनना चाहिए, अपना स्वतंत्र, अपना अस्तित्व, है ना। वहाँ भी वही टापू यही कहता है कि मैं अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए नदी का अंग बनना चाहिए, समाज का अंग बनना चाहिए, और समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। उत्तर है नहीं, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदी के द्वीप कविता में धारा किसका प्रतीक है। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि प्रश्न आपको कैसे लगे। ए स्वतंत्रता, बी समाज में व्यक्ति का अस्तित्व, डी आत्मसमर्पण और विलीनता, और डी प्रकृति की शक्ति। तो यहाँ पर यही है कि धारा बन गए तो आत्मसमर्पण कर दिया, और धारा बन गए तो हमारा अस्तित्व विलीन हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर था अपने पास यहाँ पर सी, आत्मसमर्पण और विलीनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि द्वीप बनकर रहना क्यों चाहता है। कवि द्वीप बनकर रहना क्यों चाहता है, क्योंकि अपना स्वतंत्र अस्तित्व है द्वीप का। मेन फोकस तो यही है, देखते हैं, क्योंकि द्वीप का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्योंकि द्वीप समाज से अलग होकर जीवन जीना चाहता है, नहीं। समाज से अलग होकर के व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि द्वीप प्रवाह में बहकर अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहता, क्योंकि द्वीप नदी से बड़ा होता है। तो सॉरी, इसमें यहाँ पर बेसिकली जब बात आएगी तो क्योंकि द्वीप का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र नहीं है, वो नदी का अंग है ना। इसमें यहाँ पर अपन ने कहा था, इसमें है क्योंकि इसलिए बनना चाहता है कि द्वीप प्रवाह में बह करके अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहता। तो यहाँ पर 100% यदि किसी सही उत्तर की तरफ आप जाओगे तो 100% इसका सही उत्तर क्या जाएगा, तो वो है इसमें यहाँ पर सी। ठीक है, तो अपने को इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि द्वीप प्रवाह में बहकर अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहता, इसलिए कवि जो है द्वीप बनना चाहता है। अगला 29, कविता में रेत बनना किसका प्रतीक है। पाठ में बाकायदा आया है। ए समाज में बिखर जाना और महत्वहीन हो जाना, प्राकृतिक सौंदर्य का, व्यक्ति के विकास का, जीवन के संघर्षों का। उसने कहा कि अगर रेत बन गए तो रेत बन गए तो ये जो है यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में सब टूट जाएंगे, और टुकड़ों टुकड़ों में टूट गए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और हम बिखर जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है इसमें यहाँ पर कि कविता में इस कवि का सच्चिदानंद हिरण्यवात्स्य का क्या इसमें यहाँ पर फोकस है, तो समाज में बिखर जाना और महत्वहीन हो जाना, इस बात की तरफ यहाँ पर इसमें फोकस किया गया है। तो उत्तर जाएगा ए। फिर अगला 30, द्वीप प्रवाह में क्यों नहीं बहना चाहता। द्वीप प्रवाह में क्यों नहीं बहना चाहता। ए क्योंकि वह नदी से नफरत करता है, बी क्योंकि बहने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस धारा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वह बहुत मजबूत है। तो उसने वहाँ पर है क्योंकि
बहने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर जाएगा अपने पास यहाँ पर बी, है ना, क्योंकि बहने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चलते हैं कविता में। इट मीन्स यहाँ पर नदी का द्वीप कविता में नदी का क्या महत्व है? ए, नदी समाज की प्रतीक है जो व्यक्ति का निर्माण करती है। बी, नदी जीवन की कठिनाइयों को दर्शाती है। सी, नदी केवल जल का प्रवाह मात्र है। और डी, नदी द्वीप के लिए बाधा है। बिल्कुल इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है यहाँ पर कि नदी समाज की प्रतीक है ना। अपन ने वहाँ भी देखा भी था। और जो है व्यक्ति किसका प्रतीक है? तो आंसर आएगा यहाँ पर द्वीप का। जो व्यक्ति का निर्माण करती है तो आंसर है कि यस। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या है? ए। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। द्वीप होना कवि के अनुसार क्या है? एक सांप है? नहीं, वहाँ पर आया था पाठ में। व्यक्ति को अलगाव का प्रतीक? नहीं। नियति और समाज में व्यक्ति की स्थिति का प्रतीक है, नियति है। वो उन्होंने कहा कि ये सांप नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ पर टापू बने हैं। ये क्या है? तो आंसर आता है कि वो हमारी नियति में लिखा था। और नियति और समाज के व्यक्ति की स्थिति का प्रतीक है, तो उत्तर है यस। तो आंसर यहाँ पर सी। और डी, स्वतंत्र अस्तित्व का संकेत, तो आंसर है नो। बिल्कुल वहाँ पर कविता पाठ के हिसाब से बहुत अच्छा क्वालिटी वाला प्रश्न है। उत्तर जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वीप को नदी का पुत्र क्यों कहा गया है? ए, क्योंकि नदी ने उसे जन्म दिया और वह उसी में स्थित है। क्योंकि द्वीप नदी से बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि नदी और द्वीप का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि द्वीप नदी से बड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो पहले ऑप्शंस को जब अगर आप पढ़ते हो, बिल्कुल सही जवाब। तो इसमें यहाँ पर पहले ऑप्शन को जब पढ़ते हो तो उसको सटीक उत्तर जाएगा क्योंकि नदी ने उसे जन्म दिया है और वह उसी में स्थित है। तो आंसर क्या है इसमें? ए। चलते हैं आगे। द्वीप और नदी के संबंध को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? ए, नदी द्वीप को नष्ट कर देती है। बी, द्वीप नदी का पुत्र है जिसे नदी संस्कार देती है। सी, द्वीप नदी का विरोध करता है। और डी, नदी और द्वीप का कोई संबंध नहीं है। बकायदा कविता पाठ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो द्वीप नदी का पुत्र है जिसे नदी संस्कार देती है ना। तो आंसर इसमें यहां पर क्या जाएगा? इसका उत्तर अपने पास बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कविता में भूखंड को किसका प्रतीक माना गया है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कविता में भूखंड को किसका प्रतीक माना गया है? ए, पिता का। बी, गुरु का। सी, शत्रु का। और डी, प्रकृति का। तो यहां पर भूखंड को कहा गया है किसका? तो आंसर आता है कि पिता का। क्योंकि जो टापू है वो एक प्रकार से जब उभर करके आता है तो एक कहीं ना कहीं उभरा हुआ हिस्सा है जो कभी ना कभी उसके वहां पर पिता के रूप में जुड़ने का उसको मौका मिलता है। तो इसका उत्तर क्या है? यह है आपके पास ए। नेक्स्ट पॉइंट 36। कर्मनाशा और कीर्तिनाशा, ये दो शब्द आए हैं। कर्मनाशा और कीर्तिनाशा शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? ए, नदी के प्रवाह की पवित्रता को दिखाने के लिए। बी, समाज में अराजकता और विध्वंसक प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में। सी, धर्म की महत्ता बताने के लिए। और डी, प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन करने के लिए। बिल्कुल वहां पर पाठ में स्पष्ट रूप से वर्णन है इसमें कि समाज में अराजकता और विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में बात यहां पर की गई है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? यह है अपने पास यहां बी। बिल्कुल सही जवाब, उत्तर है आंसर बी। नेक्स्ट पॉइंट। इस कविता की इट मीन्स नदी का द्वीप कविता की भाषा शैली कैसी है? ए, पुरानी संस्कृतनिष्ठ हिंदी। बी, सरल एवं सहज खड़ी बोली। डी, ब्रज भाषा मिश्रित शैली। और डी, अत्यधिक अलंकार युक्त शैली। तो ये जो इस प्रकार के प्रश्न ऑप्शन आते हैं ये आपके लिए यूं ही क्रॉस हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सरल, सहज और खड़ी बोली में लिखा हुआ है ताकि सारे लोगों को, और आपने देखा भी होगा कि अगर आप कविता पाठ को पढ़ते भी हो तो उससे आपको बिल्कुल बकायदा जो है वो शानदार वाला इसमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसके कविता को पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये पाठ और इस पाठ पर आधारित प्रश्न आपको यूनिक लगे होंगे और विगत वर्षों के कलेक्शन के साथ आपके लिए इसमें यहाँ पर शानदार क्वेश्चंस रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, है ना। अब इसके अगला जो पार्ट है अंधेरे में, वो भी बहुत धुआंधार है, बहुत बड़ी कविता के रूप में आपके पास है, लेकिन उस बड़ी कविता को एक शानदार यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से इसमें बताने का काम किया गया है।
मज़ा आ जाएगा आपको कि इतनी बड़ी कविता को यहाँ पर कैसे हम धुआंधार तरीके से प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि उसमें 7-8 खंड जो हैं, 8 जो खंड हैं वो बड़ी कविता के रूप में, वहाँ पर लंबी कविता के रूप में देखे जाते हैं। तो इसका अगला पार्ट भी बड़ा ही शानदार और बड़ा ही मज़ेदार है। मिलेंगे फिर वहाँ पर। आज इस पार्ट को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।